जी नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे। अभी कल भारत सरकार ने नियमित बजट अपना पेश किया। पूरक बजट फरवरी माह में आया था। चुनाव के कारण वह पूरक बजट था और नियमित बजट इस जुलाई माह के कल की तारीख यानी 23 जुलाई को प्रस्तुत किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। सबसे पहले ये बजट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, औसत दर्जे का है, इसका मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि देश में रहने वाले नागरिकों की अपेक्षा क्या है। स्वाभाविक रूप से सभी वर्ग के और सभी लोगों की अपेक्षा एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जो नागरिक समाज है, आय के अनुसार उनकी श्रेणियों का आर्थिक विभाजन किया जाता है। एक उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं सामान्य स्थिति में, मध्यम आय वर्ग के लोग होते हैं, न्यून आय वर्ग के लोग होते हैं। इनको आगे आप चाहें तो और कैटेगरी इनकी बना सकते हैं। उच्चतम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उच्च मध्य आय वर्ग, उच्च निम्न आय वर्ग, इस तरह से बहुत सारे कैटेगरी आप बना सकते हैं। लेकिन सामान्य विभाजन जो है वो उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों का होता है। और इनकी भी जब आप गहराई में जाएंगे, इनके भी विभाजन करेंगे तो उनकी भी अपनी अपनी अलग अलग अपेक्षा होगी। उच्च आय वर्ग की अपनी अपेक्षा होगी, मध्य आय वर्ग की अपनी अपेक्षा होगी, निम्न आय वर्ग की अपनी अपेक्षा होगी, और यह सब स्वाभाविक भी है। अब जिसकी अपेक्षा जो होगी उसके अनुसार बजट अच्छा या बुरा होगा। और इस नाते यह बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, कम से कम दुनिया भर में भारत या भारत के आसपास के समीकरण वाले, इक्वेशन वाले जो भी देश हैं, वहाँ की समूची अर्थव्यवस्था मध्यम आय वर्ग के ऊपर निर्भर करती है। और मध्यम आय वर्ग के लोगों की स्थिति क्या होती है कि उनके पास न तो बहुत ज़्यादा आमदनी होती है और न तो बहुत ज़्यादा उनको खर्च करने की सामर्थ्य होती है। और उनको अगर कोई दूसरा सहायक व्यवसाय या कार्य करना हो तो आज कल के समय में शेयर मार्केट एक आसान सा व्यवसाय है। उसकी आप सिद्धता उसमें प्राप्त कर लीजिए और उस सिद्धता के अनुसार उसमें अपना म्यूचुअल फंड या अन्य माध्यमों से जो भी निवेश आप करेंगे उसका उचित या अनुचित आपको उसका लाभ या हानि प्राप्त होगी। एक दूसरा पक्ष है कि किसी भी सरकार के द्वारा जब बजट पेश किया जाता है, वार्षिक बजट, तो या तो वह सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बजट पेश करती है, अथवा जनता को प्रसन्न करने वाला बजट पेश करती है, अथवा इन दोनों का अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और देश के लोग खुश भी हो जाएं, ऐसा बजट, मिला जुला बजट भी सरकार पेश करती है। बहुत बार सरकारों ने ऐसा बजट पेश किया है। ये तीन प्रकार की श्रेणियों में उसका विभाजन देश आजाद होने के बाद से लेकर आज तक आप कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष का बजट किस सरकार की, किसके नीति, किसके निर्देशन में सरकार चल रही है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, अटल जी, मनमोहन सिंह जी, या जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो भी बजट पेश किया है, उनके निर्देशन में जो भी बजट पेश हुआ है, उस बजट के आधार पर इन तीन श्रेणियों में उस बजट को आप रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट, लोक लुभावन बजट यानी जनता को खुश करने वाला राजनीतिक बजट, और तीसरा इन दोनों का संयुक्त रूप से लागू होने वाला बजट। यह भी महत्वपूर्ण है कि जो भी ये बजट लागू होता है, इसमें लोक लुभावन बजट यानी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर बजट पेश करना हो
तो रेवड़ी बांटने वाला यानी फ्री बीज के जो उपाय हैं, ये मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त में देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये आसान तरीका है किसी को भी खुश करने का। और वो आसान तरीके का जो रिपरकशन होता है, जो परिणाम होता है, वह बहुत खतरनाक अनेक बार होता है। और इसीलिए अर्थव्यवस्था में बार बार कहा जाता है कि अच्छी सरकार वह होती है जो मछली पकड़ कर देने के बजाय आपको मछली पकड़ना सिखा देती है। यानी आप कैसे कमाएं, यह रास्ता बताना ज़्यादा अच्छा है, न कि आपको कोई चीज़ दे देना, आपको कोई चीज़ मुफ्त में दे देना और आपको अकर्मण्य बनाना। ये अच्छी सरकार का लक्षण नहीं है। अभी कर्नाटक में जो कर्नाटक की सरकार बार बार कह रही है कि हमारे यहाँ विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रक्चरल चेंज के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय जो उन्होंने घोषणाएं की, वहाँ के मुख्यमंत्री हताश निराश हैं। उनके स्वयं उस पार्टी की सरकार के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वे परेशान हैं कि कैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए और बेहतर किया जाए और नए नए चीज़ों का सृजन किया जाए। वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास जो मुद्रा है उसकी बहुत कमी हो रही है, क्योंकि उन्होंने फ्री बीज के कार्य बहुत किए, उन्होंने मुफ्त में चीज़ों को बहुत बांटा और सरकार की एक लिमिटेशन है, उस लिमिट में जो ही वो कार्य कर सकती है। इस दृष्टि से अभी का जो बजट है, उस बजट का मूल्यांकन ऐसे होना चाहिए कि भारत का जो दुनिया में जो अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था देश भारत बनने की स्थिति में आया, ये सब चीज़ें मध्यम आय वर्ग के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि उच्च आय वर्ग के लोग बहुत कुछ बजट पर नहीं निर्भर करते। वे बजट के अनुसार बहुत कुछ बजट उनके बहुत थोड़ा प्रतिकूल भी हुआ तो एक निश्चित समय में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में उसके साथ एडजस्ट हो लेते हैं। और बजट अनुकूल है तब तो उनको चांदी ही चांदी है, और इसलिए उनकी स्थिति तो हमेशा अच्छी रहती ही है। सरकार ने मध्यम आय वर्ग के ऊपर जो इसका थोड़ा नकारात्मक पक्ष है इस बजट का, मध्यम आय वर्ग को जो छूट देनी चाहिए थी, सर्विस क्लास को जो छूट देनी चाहिए थी, जो उसमें स्लैब में परिवर्तन आना चाहिए था, जो ऊपरी स्लैब है उसमें उसने सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया। जो 20% और 30% के इनकम टैक्स के रेंज में आने वाले लोग थे, 12 से 15 लाख और 15 लाख से अधिक, उनमें कोई छूट नहीं की, बहुत रेयर छूट। 3 लाख तक का जो पहले छूट थी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। अब वो 3 से 6 लाख को 3 से 7 लाख कर दिया, 1 लाख केवल उसमें बढ़ा दिया। और फिर 7 लाख से 10 लाख कर दिया, जो पहले 6 लाख से 9 लाख था, उसमें 10% टैक्स देना है आपको। और फिर 10 से 12 लाख, जो पहले 9 से 12 लाख था, वो 15% टैक्स देना होता था, अब वो 10 से 12 लाख हो गया। यानी बहुत कुछ उसमें परिवर्तन नहीं किया, केवल दिखाने के लिए परिवर्तन किया है मध्यम आय वर्ग के लोग। एक दूसरा, मध्यम आय वर्ग के लोग ज़्यादातर शेयर मार्केट जाते हैं और म्यूचुअल फंड में के माध्यम से जो भी लगाते हैं, इसमें 2 तरह का, एक कैपिटल गेन के नाम पर और सिक्योरिटी गेन के नाम पर जो टैक्स में थोड़ी वृद्धि की है सरकार ने, उस पर भी थोड़ी मार पड़ी है मध्यम आय वर्ग के ऊपर। चाहिए ये था कि इनको थोड़ी रियायत देते। मध्यम आय वर्ग के पास यदि पैसा रहता है तो देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के बड़े सुखद और अस्थायी लक्षण होते हैं, क्योंकि बचाने का जो तरीका है, बचाने का की जो मानसिकता होती है, वो मध्यम आय वर्ग में ही होती है। निम्न आय वर्ग के लोग बचत पर बहुत ध्यान नहीं देते। उच्च आय वर्ग के लोगों को बचत की आवश्यकता नहीं होती, वो निवेश करते हैं या अतिरिक्त कमाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें वो करते रहते हैं। इस सरकार ने एक बहुत अच्छा काम जो किया है वह यह कि जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, जो एक्सचेकर पर उसने नियंत्रण बहुत अच्छा किया है।
और वो नियंत्रण ये है कि आंध्र प्रदेश या बिहार को जो उसने पैसा दिया, उस पैसा को अपने जो रिजर्व फंड है सेंट्रल बजट का, उस रिजर्व फंड से वो पैसा नहीं देगी सरकार, इसको स्पष्ट बताया। वो पैसे की व्यवस्था कैसे करेगी? वो पैसे की व्यवस्था मल्टीलेटरल फाइनेंशियल एजेंसियों के माध्यम से, जो निवेशक हैं मल्टीलेटरल फाइनेंशियल एजेंसी, उनके माध्यम से वो पैसा उपलब्ध कराएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वहां व्यापक पैमाने पर परिवर्तन होंगे, चाहे वो बिहार हो और चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। इस नाते सरकार अपने जो स्थायी पूल है, उस पूल से एक मुश्त ये धनराशि नहीं देने जा रही है। इसका मतलब है कि जो अभी पूरक बजट में 5.1 फिस्कल डेफिसिट की लिमिट निर्धारित की थी, इस नियमित बजट में वो 4.9% और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 4.5% निर्धारित किया है। यानी हम जो भी राजकोषीय घाटा यानी बारोइंग जो हम कर्ज लेंगे या मुद्रा अतिरिक्त छाप कर उसका उपयोग करेंगे, इस दृष्टि से सरकार ने बड़ी सतर्कता रखी है। और उस सतर्कता के कारण ये फिस्कल डेफिसिट अगर जो इस पर नियंत्रण घटते 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 अगर जितना ही नीचे वो चला आएगा, वह देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का बहुत बड़ा संकेत और आधार होता है। उस पर सरकार ने नियंत्रण किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यूरोप में अभी फ्रांस का और ग्रेट ब्रिटेन का जो चुनाव हुआ है, कंजर्वेटिव पार्टी बड़ी बुरी तरह पिटी है ग्रेट ब्रिटेन में। इंग्लैंड में जो भी हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन में जो भी हुआ है, वह बहुत दुखद है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। महंगाई बहुत बढ़ी है वहाँ, और जब कोई भी सरकार राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखती है, यानी फिस्कल डेफिसिट जितना ही नीचे होता है, महंगाई को रोकने में और महंगाई को कम करने में, महंगाई पर नियंत्रण रखने में सरकार को बहुत आसानी होती है। वो जनता में, चाहे मध्य आय वर्ग का व्यक्ति हो चाहे निम्न आय वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए बहुत सहूलियत होती है। जब पी चिदम्बरम, रघुराम राजन या जैसे बहुत बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के समय, मनमोहन सिंह जी स्वयं जब कोविड काल में ये कह रहे थे भारत को मुक्त हस्त से रुपया खर्च करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए खर्चे के लिए, तब सरकार ने उस समय भी नियंत्रण किया। मुक्त हस्त से उतना ही लोगों को दिया जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके और सुरक्षा के कारण लोग अपना जीवन बचा सकें, उसके लिए किया। लेकिन यूरोपीय देशों में, स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में आज डेमोक्रेट और कंजर्वेटिव पार्टी की जो लड़ाई जिस स्तर पर पहुंची है और फिस्कल डेफिसिट वहां किस स्तर पर पहुंचा है, उसका आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस दुर्दशा में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के लीडिंग जो पॉलिटिकल कैंपेन है, चाहे जो बाइडेन के, वहां की स्थिति कितनी विद्रूप है, यूरोप की स्थिति कितनी विद्रूप है। इस सरकार की सबसे खास बात है कि राजकोषीय घाटे पर इसने ठीक नियंत्रण किया है, और 0.2% का नियंत्रण विगत 4 महीने में कर पाना ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए इस सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब आप कोई भी निवेश कराते हैं तो उस निवेश कराने के लिए निवेश के का जो रास्ता है, रोजगार सृजन प्रमुख उद्देश्य होता है सरकार का, और उद्देश्य होना भी चाहिए। और रोजगार का सृजन होता कैसे है, व्यापक पैमाने पर रोजगार कैसे बढ़ते हैं, उसके लिए कंजम्पशन यानी उपभोग बढ़ाना सबसे सरल और उचित माध्यम होता है, और यह इकलौता एक तरह से आप कह सकते हैं तो आधारभूत माध्यम होता है कि उपभोग आप बढ़ाइए। और उपभोग बढ़ता कैसे है, वह कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो मुद्रा का खर्च है, व्यय, वह जब बढ़ेगा तब पूंजीगत खर्च जब होगा तब रोजगार के सृजन होंगे।
इस बार सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत खर्च का जो लक्ष्य रखा है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और यह पूंजीगत खर्च होगा कैसे? एक तो यह होगा कि सरकार स्वयं पूंजीगत खर्च करे, और दूसरा या तो वह निजी क्षेत्र से, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उससे, या तो सरकारी क्षेत्र से आए या तो निजी क्षेत्र से निवेशक आए और ये आकर उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य बढ़ाएं। और मैन्युफैक्चरिंग का कार्य भारत में या निवेशकों का बहुतायत प्रयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है, जो संकट है वो संकट इसलिए है कि मनमोहन सिंह जी की 2004 से 14 तक की सरकार में, कोई कहेगा कि पूर्वाग्रह पूर्वक ये बात कही जा रही, लेकिन सच ये है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो चीजें की गई अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उसमें कैपिटल कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य, यानी हम अपना कल कारखाने, उद्योग धंधे, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, जो बड़े औद्योगिक घराने हैं बैंकों से ऋण लेकर, और वो ऋण आसान शर्तों पर ऋण लेकर उस ऋण की भरपाई बहुत आसान कर दी गई थी, और इस नाते लोगों को लिबर्टी मिली कि उस बैंक की जो देनदारी है उस देनदारी को दिए बगैर वो कहीं भाग सकें। इसलिए 2004 से 14 तक जितने बड़े पैमाने पर 2000, 4000, 8000, 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ रुपए लेने वाले जो लोन थे, वो लोन के आधार पर अपना कैपिटल कैपेसिटी बिल्डिंग तो वो कर लिए, और ऐसा जब किया उन्होंने तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है अर्थव्यवस्था पर, कि आपकी जो उत्पादन है जिससे रोजगार का सृजन होता है, उस उत्पादन का जितना डिमांड है उस डिमांड से अधिक आपने जैसे मान लीजिए कि किसी चीज की आप 1000 प्रति की डिमांड है और आपने अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर लिया कि आप 12,000 उत्पादन, 10,000 की डिमांड है, आपने 12,000, 14,000, 15,000 कैपेसिटी का उत्पादन करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जो 10,000 की डिमांड थी, मार्केट के रिसेशन के कारण वह 9,000 हो गई, 8,000 डिमांड हो गई। अब ये जो एक्स्ट्रा हुआ, यह एक्स्ट्रा आपने उत्पादन तो कर दिया, लेकिन जो कैपिटल कैपेसिटी बिल्डिंग के कारण जो आप ताकतवर दिखाई पड़ रहे थे, उस पर मार पड़ी और आप धराशायी हो गए। धराशायी हो गए तो बैंक का ऋण छोड़कर आपको भागना पड़ा, और भागने की जो आधार था वो ये आधार था कि उनकी जो शर्तें थी लोन देने की वो इतनी आसान थी कि वो आसानी से भाग सकते थे। इसलिए इस सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्ट्रक्चरल चेंज की जो बात की है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। कुल मिलाकर इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट दिया है। बस केवल मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए यदि इस सरकार ने थोड़ी रियायत दी होती और जो 20%, 30% का स्लैब है उसको थोड़ा ऊपर बढ़ाया होता, जो शेयर मार्केट में छोटे निवेशक हैं उनके लिए यदि अवसर उपलब्ध कराया होता, कैपिटल गेन या सिक्योरिटी गेन पर जो टैक्स लगाया गया उसको या तो रेयर बढ़ाया गया होता या तो नहीं बढ़ाया गया होता, तो बड़ी सुखद स्थिति होती। सरकार ने मुफ्तखोरी रोकने की कोशिश की है। भारत में यह मुफ्तखोरी चाहे आप पार्टी की सरकार हो, दक्षिण में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, AIADMK की सरकार हो, तेलुगु देशम की सरकार हो, इन सबों ने जो खेल भारत में शुरू किया बहुत पहले, वह खेल इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लोगों को काम करने लायक बनाना, उनको स्किल उनके अंदर विकसित करना, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इस सरकार ने 5,000 जो स्टाइपेंड, यानी स्किल डेवलपमेंट में जो युवा आना चाहते हैं, अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड देने की जो बात सरकार ने की है, यह रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा भारी कदम है। और इससे आने वाले समय में लगभग 2 करोड़ युवाओं को अवसर मिलेंगे। रोजगार
यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, रोजगार का अवसर केवल सरकारी नौकरी नहीं होती, वो उसका एक बहुत छोटा पार्ट है, छोटा हिस्सा है। हमेशा रोजगार का जो कार्य है वह सरकार का भी कार्य नहीं है। रोजगार देना सरकार का कार्य नहीं है। रोजगार सृजन करना, ऐसे नीति नियम और योजना बनाना जिससे व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन हो, युवाओं को उनकी योग्यता, क्षमता, कुशलता के अनुसार कार्य का अवसर प्राप्त हो, इस दिशा में यह बजट बहुत ही सुखद, दूरदर्शी और श्रेष्ठ बजट है। प्रथम दृष्टया कोई यह कह सकता है कि यह बजट, जैसा कि राहुल गांधी एंड कंपनी कह रही है कि यह इस बजट में यह वाद भी है, वह वाद भी है, ऐसा वाद भी है, वैसा वाद भी है, इधर का वाद भी है, उधर का वाद भी है, लेकिन आज की परिस्थिति में जो देश के लिए आवश्यक है उसके अनुकूल यह बजट है। इसकी सराहना होनी चाहिए। इसमें मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत अगर होती तो यह और भी उत्कृष्ट बजट था, और यह सहूलियत दिया जा सकता था, सरकार ने नहीं दिया। कुल मिलाकर जो नए स्लैब में हैं उनको वर्ष में अगर जो लाभ होगा इनकम टैक्स का लगभग 17,000 रुपये का हो रहा है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि मध्यम आय वर्ग की मजबूत आर्थिक स्थिति ही किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। धन्यवाद, नमस्कार।